राम राम, जय भारत माँ, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण और आकलन करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा मेरा विश्लेषण वीडियो बने, कृपया आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज पंजाब के किसान आंदोलन पर बेबाक राय, बेबाक विचार और बेबाक विश्लेषण करना चाहता हूं। देखिए आप, ये किसान आंदोलन पंजाब के किसानों के द्वारा किया जा रहा है और इसमें हरियाणा के भी किसान शामिल नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के किसान इसमें शामिल तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि प्रचारित ये किया जा रहा है जानो मानो ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसानों का आंदोलन है, इसमें दो राय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या मांगे हैं उनकी मांगे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको जारी किया जाए। उसमें मुख्य बिंदु मैं बता देता हूं, बाकी आप सब जानते हैं, क्योंकि पूरा एक एक बिंदु पे जाऊंगा तो इतना लंबा लाइन होगा, इतनी लंबा वीडियो बन जाएगा। एक, एमएसपी पे कानून बनाया जाए, मतलब जो एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर जो व्यापारी या उद्योगपति अगर उत्पाद खरीदेगा तो उसको अपराधी घोषित कर जेल में भेजा जाए। सभी किसानों के उत्पाद पे एमएसपी लागू किया जाए, जितने भी उत्पाद हैं। अभी 23 फसलों पर एमएसपी जारी है, एमएसपी मिलता है। तीसरा, अजय टेनी मिश्रा, जो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में लखीमपुरी कांड, जिसमें किसान दुर्भाग्य रूप से कुचल दिए गए, मार दिए गए, उसके बाद 5-4 निर्दोषों को मारा गया, वो घटना आपको याद है, उनको सजा दिलाया जाए। इसके अलावा कर्जा माफ किया जाए। इसके अलावा जितने भी आपके बिजली बिल हैं उसको खत्म किया जाए, और भी इनके बहुत सारी मांगे हैं। मैं एक एक करके आता हूं। देखिए आप, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर जिस पे चर्चा हो रही, महान कृषि वैज्ञानिक थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। 2006 में इन्होंने रिपोर्ट पेश किया। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, संसद में पेश हुआ। कांग्रेस की सरकार ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल तरह से अमान्य कर दिया कि यह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये मांगे नहीं मानी जा सकती। देखिए आप, 2006 में स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी और यूपीए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, आज जितने लोग आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं, इन सभी दलों के नेताओं ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और साफ बोल दिया कि ये मानना, किसानों की ये मांगे मानना संभव ही नहीं है। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की बात आई, आपका पंजाब में जो मान साहब सीएम है, उन्होंने स्पष्ट कहा एक मीडिया घराने के मीटिंग में कि मेरे पंजाब की सरकार आएगी तो मैं सभी किसानों को सभी उत्पादों पे एमएसपी दूंगा। आपको एक बात बता दूं, मैं ये जो कृषि है ना, खेती, ये राज्य का विषय है। आपको मैं बता रहा हूं, केंद्र का भी विषय है, मैं मानता हूं, लेकिन राज्य सरकारों को कोई नहीं रोका है कि आप अपनी मंडियों को मजबूत ना करें, आप एमएसपी ना दें। देखिए केरल में एमएसपी नहीं है, देश के कई राज्यों में, और इन्हीं लोग एमएसपी की मांग को लेकर आज पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। ये क्या विषय है? एक बात और आपको बता देता हूं मैं, 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है और उसी समय से एमएसपी की शुरुआत होती है, जो आज तक जारी है। अब क्या परिस्थिति आप देखिए, आप 80% किसान 2.5 एकड़ से कम है। पंजाब में जितने आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये सब बड़े किसान, आप ध्यान रखना, आप 40 एकड़ 50 एकड़ के जोतनदार हैं ज्यादातर किसान। मेरे को पक्का रिपोर्ट है, आप भी जाकर पता कर सकते हैं। 80% किसान की खेती 2.5 एकड़ से कम है। आपका देश में जितने खेती योग्य भूमि है, उसमें से 70% भूमि पर 20% किसानों का कब्जा है। आप देखिए, आप क्या जबरदस्त, आप इसको समझने का प्रयास करिए आप। और ये जो आंदोलन हो रहा है, ये बड़े किसानों का आंदोलन है। और ये किसान कौन है? जो सिर्फ धान और गेहूं का फसल उगाते हैं। और ये भी आपको बता दूं मैं,
पूरे देश में जितनी खरीदी केंद्र सरकार करती है उसमें से मात्र 6% ही खरीदी होती है और 6% में से 90% किसान, यही पंजाब के किसान केंद्र सरकार को अपना धान और गेहूं बेचते हैं। देखिए क्या क्या जबरदस्त स्थिति बनती है। इस देश में रबड़ की खेती होती है, इस दिन में मखाना की खेती होती है, इस देश में कपास की खेती होती है, दाल की खेती होती है, लेकिन इसमें पंजाब के लोग शामिल नहीं हैं। आप समझते जाइए। आप केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि सिर्फ धान और गेहूं क्यों, मसूर, उड़द, अरहर, कपास और मक्का, इसको भी आप शामिल करें। ये किसान जो पंजाब के, उसके लिए तैयार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये फसल ये उगाते नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं, साउथ के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के किसानों से कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में निवाड़ के लोग कपास की खेती करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग गन्ना की खेती करते हैं, दाल दलहन तिलहन की खेती तमिलनाडु के लोग करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप सिर्फ धान और गेहूं के पीछे पड़े हैं? कारण यह है कि आप जो मुश्किल से 20% जिनका पूरा लगभग 70% जमीनों पे कब्जा है, उनका फायदा होते रहे, ये अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। और एक बात आपको और बता दूं, मैं पिछले साल 22-23 में लगभग 2.23 करोड़ चावल का एक्सपोर्ट हुआ। आप देखिए, आप मतलब इस देश को जितना चावल चाहिए उससे कई करोड़ टन ज्यादा चावल हो रहा है। सरकार के पास चावल रखने की व्यवस्था नहीं है, औना जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ये चाहती है, मतलब देश मेरा ये चाहता है कि सिर्फ धान और गेहूं का फसल ना हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा हो रहा है, इससे दूसरे किसान और ज्यादातर पैसा इन्हीं किसानों के पास जा रहा है। क्योंकि जब धान और गेहूं के पूरे 90% MSP का पैसा जब धान और गेहूं के किसान ही ले लेंगे, तो उड़द वालों को, अरहर वालों को, कपास वालों को, मक्का वालों को, मूंगफली वालों को, ना जाने कितने अन्य 23 फसलों को पैसा कहां से मिलेगा, कितना पैसा बचेगा? क्योंकि एक बजट फिक्स रहता है। फिर उसके बाद इन किसानों को पंजाब की ही सरकार पिछले साल 7,200 करोड़ की सब्सिडी दी बिजली में। आप देखिए, आप बिजली मुफ्त, खाद में सब्सिडी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद इनकी मांगे देखो। क्या कोई सरकार किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा सकती? अजय टेनी मिश्रा को कैसे सरकार सजा दे सकती है? वो तो कोर्ट का काम है। लेकिन ये बोलते हैं दो कर्जा माफ। आप जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान के ये करोड़पति अरबपति किसानों का कर्जा अगर माफ हो जाए तो ये कितना न्याय संगत है। आप सोचिए, आप छोटे छोटे किसानों का 10,000 और 20,000 का कर्जा होता है, लेकिन इनका कर्जा होता है 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख। उसको माफ करने की मांग करते हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ में ही देखिए, हम किसानों को अगर 10,000, 15,000, 20,000 अगर बोनस की राशि मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन आप पेपर में पढ़िए, जो उद्योगपति भी हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, 150 एकड़ 200 एकड़ के जोतनदार, उनको 25-25 लाख रुपए का बोनस मिल रहा है। आखिर खेती का फायदा ज्यादा कौन उठा रहा है? क्या इस पे सोच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे विचार नहीं होना चाहिए? लगभग 800 फीट पंजाब में 80% सिंचाई जो होती है वो भूजल से होती है, मात्र 20% नहर से होता है, 80% भूजल। 800 फीट का भूजल चल दिया, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और ये धान पे रोक नहीं लगाना चाहते। ये देश चाहता है कि गेहूं और धान की खेती के अलावा और फसलों पर हम आगे बढ़ें। इससे उत्पादन बढ़ेगा, इससे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आखिर हम पाम ऑयल जैसा चीज विदेशों से मंगाते हैं, कभी कभी दाल बाहर से मंगाते हैं, और जो चीजें हमारे पास कई हजार गुना ज्यादा हैं उसको रोक कर क्या किसानों का भी दायित्व नहीं बनता कि वो दूसरी फसल पर जाए? क्या इस पर सरकार से मांग नहीं होनी चाहिए कि सरकार यह फैसला करे कि किसान जो दलहन, उड़द, अरहर, मतलब दलहन की किस्म है, और भी कपास, मूंगफली, रबड़, केरल में जो रबड़ की खेती होती है, इनका प्राइस बढ़ाया जाए, इनको प्रोडक्ट को खरीदा जाए, उत्पाद को खरीदा जाए? क्या ये मांग नहीं होना चाहिए? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के किसान किसके इशारे पर, टाइमिंग देखिए आप,
ठीक लोकसभा चुनाव के पहले। ये क्या दर्शाता है? और किसान ये बोलते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर के ग्राफ को नीचे करना है, उनको नीचे गिराना है। कहा तो ये भी जाता है कि जो विदेशी उद्योगपति है सोरेस, वो डिस्टर्ब करना चाहता है हिंदुस्तान को। उसके बयान भी आए, क्योंकि मोदी सरकार भारत के उद्योगपतियों को लेकर चल रही है, भारत को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा रही है, स्टार्टअप को आगे बढ़ा रही है। लेकिन विदेशियों जो उद्योगपति हैं, विदेशी जो बड़े लोग हैं, वो नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने। ये तो कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या उनके हाथों में खेला जा रहा है? टाइमिंग क्या है? ये आंदोलन आप 200 साल पहले कर सकते थे। फिर जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग को यूपीए कांग्रेस की सरकार ने रिजेक्ट किया, तब आंदोलन क्यों नहीं हुआ? उसी समय आंदोलन होना था, उसी समय का आंदोलन चलते 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 आज तक आना था। आखिर चौधरी चरण सिंह जी की बातें मानी गई, उनकी पूजा करते। महेंद्र सिंह टिकैत को जानिए आप, देखिए आप, वो सीएम को चुल्लू में पानी पिलाए। वोट क्लब में 1988 में 5 लाख किसानों के साथ धरने में बैठ गया। उनकी मांगे कितनी जायज थी? वो कभी नहीं बोले कि बिजली बिल माफ करो। महेंद्र सिंह टिकैत से बड़ा किसान नेता आज के जमाने में कोई नहीं। उन्होंने कहा कि बिजली की दरें कम हो। चौधरी चरण सिंह जी क्या किए? आपका सरदार पटेल जी क्या किए? सरदार पटेल जो 1928 में बारडोली जो सत्याग्रह किए, 30% अंग्रेजों ने बिजली के बिल को बढ़ाया, वो 6% में राजी हुए। क्या आप सरदार पटेल से बड़े देशभक्त हैं? क्या महेंद्र सिंह टिकैत से बड़े किसान नेता है? क्या आप चौधरी चरण सिंह जी से ज्यादा ज्ञानी हैं? क्या दिगंबर विश्वास जिन्होंने नील की खेती के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया 1867-68 के आसपास, क्या उनसे बड़े आप किसान हैं? आपको मैं बता रहा हूं, ये जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, रही बात कीले लगाना, अवरोध पैदा करना, वो किसानों के खिलाफ नहीं है, वो ट्रैक्टर के खिलाफ है। आप लोगों ने पिछले साल जो वोट क्लब में, जो आपके वोट क्लब आपका लाल किला में जो उपद्रव किया, देश को नीचा दिखाया, आप भारत के झंडे को अपमानित किया, खालिस्तान के कुछ किसान नारा लगाए, इसकी तैयारी है। ये खेले जो गड़े हैं वो ट्रैक्टर को रोकने के लिए हैं, ये किसानों को रोकने के लिए नहीं है। फिर मैं कहता हूं, आखिर छोटे किसानों के दर्द को कौन समझेगा? फिर मात्र 17% जीडीपी देता है हमारा खेती। क्या उद्योग को पैसा नहीं चाहिए? आज 140 करोड़ के इस देश में 7-8 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, और मैं खुद किसान हूं। मैं आपको डंके के चोट पे बोलता हूं, किसान अन्नदाता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भी अन्नदाता नहीं हूं। मैं पैसा लेता हूं, मैं अपना जो उपज बेचता हूं उसका पैसा लेता हूं, मैं खाद में सब्सिडी लेता हूं, मैं बिजली बिल मुफ्त लेता हूं। क्या सुविधा नहीं लेता मैं? फिर अन्नदाता कैसे हो गया? देश का कोई किसान अन्नदाता नहीं है, ये मेरा विचार है, शायद आपको अच्छा ना लगे। अन्नदाता उसको बोलते हैं जो मुफ्त में लोगों की भला करे, जो फ्री में लोगों की सहायता करे, वो होता है दाता, वो होता है सहयोगी। किसान एक एक दाने का पैसा लेता है, बोने से लेकर कटाई से लेकर हर चीज का पैसा लेता है, खातों में सब्सिडी लेता है, पानी मुफ्त लेता है और बोनस अलग लेता है। वो दाता नहीं। दाता तो मेरे टैक्स पेयर हैं, जो कमाते हैं अपने खून पसीने से और इस देश को चलाने के लिए टैक्स देते हैं। और उस टैक्स से देखिए आप 7,200 करोड़ की सब्सिडी बिजली में सिर्फ पंजाब में, और पूरे हिंदुस्तान में सब्सिडी जोड़ी आप। क्या हम अपने देश को खोखला कर देंगे? क्या देश को हम कमजोर कर देंगे? क्या इस देश में उद्योग की जरूरत नहीं है? आखिर 4 महीने की खेती होती है हिंदुस्तान में, अगर पंजाब हरियाणा को छोड़ दें या कुछ इलाके को छोड़ दें, बाकी क्या किसानों को मजदूरी नहीं चाहिए? क्या किसान के बेटे को रोजगार नहीं चाहिए? अगर आप देश का 25% जीडीपी का 25% पैसा, लगभग 11 लाख या 15 लाख करोड़ रुपया सिर्फ आप ये पंजाब के किसानों की बातों को मांग कर अगर उनको दे देंगे, तो देश में रोड कैसे बनेगा? देश में उद्योग कैसे खुलेंगे? देश में अन्य काम कैसे होगा? मकान गरीबों के कैसे बनेंगे? गांव में रोड कैसे बनेगा? बिजली, आपका गरीबों को बिजली कैसे मिलेगी? आपका शौचालय कैसे बनेंगे? ये कैसे होगा? आप खुद सोचिए, ईमानदारी से सोचिए और टाइमिंग पर देखिए। और ये किसान आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पंजाब के मुट्ठी भर, और पंजाब के पूरे पंजाब नहीं, पंजाब में भी इनके खिलाफ विरोध की आवाजें हैं। पंजाब में कुछ जिला के लोग हैं जो शुरू से एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, और टारगेट मैं ईमानदारी से बताता हूं, लोगों को ये नहीं पता रहा कि मेरा भारत देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप ये भी देखिए,
हमारी जो ग्रोथ रिपोर्ट आई है 8.6%। बताइए आप, अनुमान से ऊपर 5th इकोनॉमी बन गए हम वर्ल्ड के, बहुत जल्दी 3rd बनने वाले हैं और 25 साल के अंदर, 20 साल के अंदर हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। ये कुछ लोगों को, विदेशी षड्यंत्रकारों को और देश के कुछ षड्यंत्रकारों के साथ मिले हुए लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप इस विश्लेषण आकलन का आप भी अध्ययन करना, आप भी समझना, क्या 80% जो छोटे किसान हैं उनके दुख दर्द को कौन बोलेगा, कौन सुनेगा? और लगभग 8 महीना खाली रहने वाला किसान और उसका बेटा, क्या उसको अन्य रोजगार नहीं चाहिए? क्या खेती के अलावा उनको और कोई सहारा नहीं चाहिए? सोचिए आप। लेकिन पंजाब के किसान सिर्फ अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने हित के बारे में बात कर रहे हैं। इनको देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और आपको बता दूं, वैसे भी पंजाब में ये धान के उत्पादन को लेकर कैंसर इतना तेजी से फैल रहा है। भटिंडा को कैंसर सिटी कहा जाता है और अबोहर करके एक उनका इलाका है, उसको कैंसर स्ट्रीट किया जाता है। देश में 1 लाख के पीछे 80 कैंसर के मरीज हैं, लेकिन पंजाब में 107 कैंसर मरीज हैं। क्या पेस्टिसाइड, क्या केमिकल को रोकना नहीं चाहिए? और ये धान की खेती के लिए केमिकल बहुत अनिवार्य है। मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप किसी दबाव में मत आओ। मैं प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि ये जो C2++ 50% की जो मांग कर रहे हैं, ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। मैं तो बोलता हूं किसी भी सरकार को बात नहीं माननी चाहिए। खुद जो पंजाब के मुख्यमंत्री जवान दिए थे, वो खुद इस मांग को नहीं मान रहे हैं, फिर कौन मानेगा? किसी को नहीं मानना चाहिए। इस देश में 80% किसान जो गरीब हैं, जो छोटे तबके के किसान हैं, और जो 70% खेती के जो स्वामित्व है जिनके पास, उन किसानों की बात सुनना चाहिए। उनमें से एक हम शामिल हैं। आप हमको सपोर्ट करिए किसान सम्मान निधि के रूप में, आप हमको सपोर्ट करिए अच्छा बीज देने के लिए, आप हमको सपोर्ट करिए जल प्रबंधन के नाते पानी देने के लिए, आप हमको सपोर्ट करिए हमारे उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, आप हमको सपोर्ट करिए हमारे बंदोबस्त को ठीक करने के लिए, आप हमको सपोर्ट करिए। सभी राज्य सरकारें अपने अपने मंडी को मजबूत करें। आप देखिए गर्मी के धान औने पौने रेट में जाता है, उस बारे में क्यों राज्य सरकारें बात नहीं करती? क्या इस देश को सुलझाने का काम सिर्फ केंद्र का है? क्या राज्य सरकारें काम नहीं करेंगी? क्या राज्य सरकारें असहाय हैं? क्या वो सिर्फ केंद्र को बोलेंगी? आप ध्यान दीजिए, आकलन करिए। मैं पंजाब के इन किसान आंदोलन के ज्यादातर बातों का विरोध करता हूं, उससे सहमत नहीं हूं। यह विश्लेषण आप लोग कैसा लगा आप जरूर बताइए। मैं सरदार पटेल जी से लेकर दिगंबर विश्वास से लेकर आप चौधरी चरण जी से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, देश के सभी किसानों को प्रणाम करते हुए यह विश्लेषण यहीं पर रोकता हूं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर फॉरवर्ड जरूर करिए। जय भारत माँ, जय जवान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का, मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ।